Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, जिसमें हम World War I और World War II को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं. So my dear students, World War I के causes और impacts पढ़ने के बाद एक impact World War II का जो हुआ था, that was that the world turned into a bipolar world. अब ये bipolar world क्या है? जो प्रीवियस लेक्चर था मैं आपको उसमें पहले से बता चुकी हूँ कि दो सुपर पावर्स जो है वो इमर्ज हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया. बिफोर वर्ल्ड वॉर II, उससे पहले जो सुपर पावर है वो रशिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद एक इमर्जिंग पावर जो है दैट वाज अमेरिका. व्हाई इट वाज अमेरिका? क्योंकि अमेरिका जो है वो आर्म्स में, वेपन्स में और डेवलपमेंट में बहुत आगे तरक्की करता जा रहा था. और एक ये चीज़ वर्ल्ड वॉर II में देखने को मिली दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज केपेबल ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उसने एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भी किया इन द वॉर ऑन द जापान. सो इस वजह से ये बाइपोलर वर्ल्ड था और जिसकी वजह से बड़ी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी वर्ल्ड में. वो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बाइपोलर वर्ल्ड बना. और लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द knowledge. So today's knowledge is describe the factors responsible for Cold War and rise of bipolar world. So हम Cold War ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ. ये एक इम्पैक्ट था ऑफ द वर्ल्ड वॉर II के. इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद एक सर्द जंग शुरू हो गई थी जिसमें कोई जो है वो कोई जंग नहीं होती थी, लेकिन अगर किसी छोटे ममालिक के दरमियान कोई टेंशन है तो ये जो दोनों सुपर पावर्स थी ये ओपोनेंट्स को सपोर्ट करती थी और इस तरीके से खुद डायरेक्टली आमने सामने नहीं होती थी, बल्कि दूसरी पावर्स के थ्रू या दूसरी जो ममालिक है उनके थ्रू आमने सामने जो है ये हुआ करते थे. इसको जरा डिटेल से देखते हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो इंट्रोडक्शन अगर हम करते चले तो वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया ने एक ऐसी टेंशन देखी जिसमें दो सुपर पावर्स जो है उन्होंने जन्म लिया. दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, जिसको अब आप प्रेजेंट डे रशिया भी कहते हैं. और इस एरा को हम कोल्ड वॉर या सर्द जंग के नाम से जानते हैं. इसके जो फैक्टर्स थे उसको हम डिस्कस करते हैं which led to the Cold War and also of the bipolar world. So my dear students, सबसे पहले इन दोनों के दरमियान जो है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किस तरीके से था कि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर I के बाद रशिया जो है उसमें जो इंपीरियलिज्म है वो खत्म हो गया था. एम्पायर जो है वो खत्म हो गई थी और यहाँ गवर्नेंस सिस्टम जो है उसका आगाज हुआ था. लेकिन जो गवर्नेंस सिस्टम ये प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्या था? दैट वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट. जो व्लादिमीर लेनिन है उन्होंने कम्युनिज्म का आगाज किया था. और कम्युनिज्म बेसिकली क्या चीज है, मैं आपको इसकी एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल देती चलूं कि कम्युनिज्म एक ऐसी थ्योरी है और एक ऐसा प्रैक्टिस करने का तरीका है गवर्नमेंट को जिसमें कोई भी चीज प्राइवेटाइज नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है और गवर्नमेंट जो है वो सबसे काम करवाती है. कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती. जैसे कि अगर कोई शख्स जो है वो बिजनेस इनिशिएट करना चाहे और वो कहे कि ये मेरा बिजनेस है, ऐसा नहीं होता, बल्कि तमाम बिजनेस जो हैं उसकी ओनरशिप किसके पास होती थी? गवर्नमेंट के पास होती थी. कम्युनिज्म में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते. आपके पास बेसिक नेसेसिटीज, आपके कपड़े, आपका घर, ये चीजें जो हैं ये बेसिक होती है, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज आपको प्रॉफिट देती है वो आप प्राइवेटली ओन नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम प्रॉफिट किसके पास जाता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर वो पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसका एक फायदा यह है कि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिल जाते हैं. कोई क्लास सिस्टम नहीं होता, कोई अमीरी या गरीबी का तबका नहीं होता. कोई भी प्राइवेटली किसी कंपनी को ओन करके वहां लोगों को रख के उनसे काम नहीं करवा सकता और उनके काम के बदले उनको कम वेज दे और ज्यादा प्रॉफिट खुद रख ले. तो ये जो है ये कैपिटलाइजेशन में होता है जिसमें आप प्राइवेट ओनरशिप करते हैं. तो ये मैंने आपको साथ साथ दोनों को समझा दिया चीजों को. प्राइवेटाइजेशन में या कैपिटलिज्म में आपके पास प्रॉफिट जनरेट करने का एक कंपटीशन जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं. लेकिन इसका एक नुकसान भी है. नुकसान क्या है कि बहुत सारी सोसाइटी में क्लासेस बन जाती हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी पैदा होती है. अब शायद तमाम बच्चों को ये लगेगा कि फिर कम्युनिज्म सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है. नहीं, कम्युनिस्ट सिस्टम जो है इसकी वजह से भी करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है.
कंपटीशन जो है वो किसी के दरमियान में नहीं रहता, जिसकी वजह से, क्योंकि ओनरशिप नहीं होती ना किसी की भी, तो इस वजह से डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ही स्टेगनेंट होते हैं, बहुत स्लो और एक जैसे चलते रहते हैं। तो इस वजह से ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। अब इनमें कम्युनिस्ट कौन था? एज आई टोल्ड यू दैट रशिया वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट, सोवियत यूनियन वाज अ कम्युनिस्ट स्टेट, and United States was a capitalism and a democratic state। तो दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंट था। एक तो ये चीज जो है दोनों के दरमियान जो है वो एक तजाद का बायस बनी कि इनकी आइडियोलॉजीज दोनों से एक दूसरे की जो है वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ थी। इसी चीज ने जो है वो एक ये फैक्टर था जिसने कोल्ड वॉर को या सर्द जंग को जन्म दिया। दूसरी चीज आती है कि अगर हम इनके अलायंस को डिस्कस करें तो बड़ी हैरत की बात है कि वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू दोनों में ही सोवियत यूनियन और अमेरिका एक साइड से लड़े थे, दे वर एलाइज, ठीक है। और एलाइज क्या थे? वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम बात करें तो एक तरफ एक्सेस पावर थी जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो अलाइड पावर्स थी उसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स थे। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर टू का मैं बता रही हूं, और वर्ल्ड वॉर वन में भी ये एक ही साइड से लड़े थे। लेकिन अल्टीमेटली जब जैसे ही जंग खत्म हुई तो दोनों के जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आगे आ गए। सो वर्ल्ड वॉर टू में इन्होंने जो है वो जर्मनी के खिलाफ इकट्ठे जंग लड़ी, लेकिन बाद में जो है जंग के बाद इनके दरमियान जो है वो बहुत सी टेंशन्स जो है वो सामने आई, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन जो है वो जो दुनिया की उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुई थी उसके ऊपर इनके बहुत सारे क्लैशेस थे, और इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था उसके ऊपर भी इनके बहुत से जो है वो तनाजात जो है वो सामने आए। इसके बाद कोल्ड वॉर और बायपोलर होने की वजह से हमें यूरोप के अंदर एक डिवीजन नजर आई। आपको यहां ब्लू और रेड कलर में नजर आ रहा होगा, ठीक है। बाय द वे ये पूरा ही यूरोप है, दिस होल मैप इज ऑफ यूरोप, और कुछ हिस्सा सोवियत यूनियन या रशिया का वो यूरोप में आता है, और मैक्सिमम ज्यादा पार्ट जो है वो एशिया में आता है। तो ये मैं आपको पूरा सबसे पहले आप इसको देखिए, ये यूरोप का मैप है। इसमें आपको एक ये व्हाइट कलर की डिवाइडिंग लाइन जो है वो नजर आ रही है, ये नजर आ रही है आपको, ठीक है। इस लाइन को आयरन कर्टन कहा जाता है। ये आयरन कर्टन नजर नहीं आता था, लेकिन ये किस तरह का कर्टन था जिसने यूरोप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और दूसरा जो है वो रशिया की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। इस वजह से यूरोप दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसको ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक भी कहा जाता है। ये जो ब्लू कलर है ये वेस्टर्न ब्लॉक है, जो रेड कलर है वो ईस्टर्न ब्लॉक है। तो इस तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में यूरोप तकसीम हो गया था, और ये फॉलोइंग की वजह से था, और इसी वजह से बायपोलर जो वर्ल्ड है उसने भी जन्म लिया कि कुछ जो कंट्रीज है वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। सो दिस ऑल्सो लेड टू द डिविजन बिटवीन द वर्ल्ड दैट लेड टू द बायपोलर वर्ल्ड। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर आर्म रेस। दोनों ही जो कंट्रीज हैं दे डेवलप द न्यूक्लियर वेपन्स, और बल्कि इसका मुजाहरा जो है वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। और ये जो बढ़ती हुई आर्म रेस थी, आर्म रेस कहते हैं यानी कि वेपन्स को बढ़ाने का, इसको जिद्दत देने की जो ये रेस है, इट ऑल्सो लेड टू द कोल्ड वॉर एंड राइवलरी। इसी की वजह से सर्द जंग, क्योंकि दोनों इस कंपटीशन में थे कि कौन ज्यादा जो है वो जिद्दत वाले वेपन्स जो है वो बना सकता है। सो दिस ऑल्सो लेड टू द कोल्ड वॉर। उसके बाद आ जाती है प्रॉक्सी वॉर्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी बहुत सी जंगें हुई, लेकिन इतने बड़े सतह पर नहीं हुई। जिनमें से कुछ जंगों के अगर मैं आपको जिक्र करूं तो यहाँ आपको अगर कोरियन वॉर की मैं अगर बात करूं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले हुई है, ठीक है, 1950 से 1953। तो ये किसके दरमियान थी? ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान थी। अब ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, एक को रशिया सपोर्ट कर रहा था और एक को यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था। दोनों खुद आमने सामने नहीं होते थे, लेकिन जो दो ओपोनेंट्स होते थे उनको ये सपोर्ट करना शुरू कर देते थे ओपोजिट साइड से, और इस तरीके से ये जंग में हिस्सा लेते थे, which again led to the Cold War and also to the bipolar world। उसके बाद वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में भी नॉर्थ और साउथ वियतनाम था, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम जो है वो चाइना जो है इट बिकेम कम्युनिस्ट, तो चाइना के साथ जो है वो
इनको लग रहा था कि शायद जो पूरा वियतनाम है, साउथ वियतनाम विच वाज कैपिटलिस्ट, ये सोच रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि शायद ये जो साउथ वियतनाम है ये भी कहीं कम्युनिस्ट ना बन जाए। तो इस तरीके से नॉर्थ वियतनाम जो है उसको चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे, वेयर एज साउथ वियतनाम जो है, जो इनके दरमियान आपस में क्लैश था, फिर इनको कंट्रीज ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और साउथ वियतनाम को यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा था। सेम केस हुआ अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में इस तरीके से हुआ कि जो गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट है, उसको रशिया सपोर्ट कर रहा था और जो मुजाहिदीन है व्हिच वर फाइटिंग अगेंस्ट इट, उनको जो है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो विद इन द कंट्री जो है वो एक वॉर चल रही थी और इसमें रशिया जो है उसकी भी उसके साथ मुजाहिदीन की बड़ी जंग हुई एंड व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द disintegration of Russia in 1991. So these are some of the factors which actually led to the bipolar world and also to the Cold War. अच्छा जी, उसके बाद स्पेस रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों जो कंट्रीज हैं वो इस रेस में लगे हुए थे कि चांद पे कौन जल्दी जाएगा, ठीक है। और इनकी शटल्स और स्पेस और ये एक्सप्लोरेशन जो है ये इनकी चलती जा रही थी और द यूएस एंड द सोवियत रेस टू अचीव द स्पेस माइलस्टोन सच एज सेंडिंग ह्यूमंस इनटू द स्पेस एंड लैंडिंग ऑन द मून। बट अनफॉर्चुनेटली रशिया इस जंग में थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने पहला बंदा भेजा हु सेट फुट ऑन द मून फर्स्ट टाइम। लेकिन स्पेस में दोनों ही जो है उन्होंने बहुत दफा जो है वो अपने जो है वो स्पेस शिप्स भेजे और बोथ वर इक्वली एबल टू एक्सप्लोर द स्पेस। So my dear students, these were some of the factors which actually led to the bipolar world and also to the Cold War. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 3.8 and exercise 3 question number 2. So my dear students, this will be your homework. आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से दुनिया में एक सर्द जंग देखने को मिली दो बड़ी ताकतों के दरमियान। और वो दो बड़ी ताकतें कौन थी? सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।